तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक है जिससे लोगों ने नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बनने की उम्मीद लगा ली थी। बहुत सारे नाम दिए गए, बहुत सारी टैगलाइन मिली, किसी ने इसे रिटेल किंग भी कहा, क्योंकि ये बैंक ऑपरेट हो रही है अंडर द वी वैद्यनाथन। अब बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो ये नाम बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईसीआईसीआई जैसी बैंकिंग जायंट को बिल्डअप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और फिर ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने 2000s में एचडीएफसी बैंक को मिस कर दिया था, उन्हें अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट। तो एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए नहीं, बल्कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक गले की हड्डी की तरह है। अब आसान भाषा में कहें तो माइक्रो फाइनेंस मतलब वो लोन्स होते हैं जो बिना किसी सिक्योरिटी के दिए जाते हैं, छोटी छोटी अमाउंट्स में, मेनली गाँव में और टीयर 3 सिटीज़ में, और ये खास करके लेडीज़ों के लिए रहता है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि मार्जिन्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो मार्जिन्स मिलते नहीं, क्योंकि लोन्स की रिकवरी इतनी टफ हो जाती है। स्टार्टिंग में जब ये सेगमेंट ग्रो हो रहा था, तब इन्वेस्टर्स और बैंक्स दोनों बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, क्योंकि सबका नजरिया एक ही था कि मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है, रिकवरी के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब डिफॉल्ट्स बढ़ने लगे और एनपीए बढ़ने लगे, यही एक मेजर प्रॉब्लम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आई। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टॉक प्राइस लगभग 85 टू 90 रुपीज़ पहुँच गया था, वहाँ से सीधा 50 रुपये तक पहुँच चला गया। अब वहाँ से फिर से रिकवरी आ रही है। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक बिग पिक्चर को डिटेल में देखा जाए, ताकि ये समझ में आए कि ये जो माइक्रो फाइनेंस वाली प्रॉब्लम है, ये इस ओवरऑल पिक्चर के कंपेयर में कितनी बड़ी है, या फिर मार्केट ने इसे ओवर हाइप कर रखा है, और क्या ये स्टॉक अब एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर भी आ चुका है। डिटेल में देखते हैं थोड़ा। एंड अगर ऐसी जो प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं और इस तरह की वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो थोड़ा सा वैल्यू एडेड लगती हो, तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो पीएनएल के डेटा से अगर शुरू करें तो कंपनी के प्रॉफिट्स मार्च 2023 तक कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए एंड देन स्टेगनेंट हुए, मतलब एक ही लेवल पे, एंड देन फाइनली लास्ट 2 क्वार्टर्स में एक बिग फॉल है। इंटरेस्टिंग ये है कि इनकी जो टॉप लाइन है, मतलब रेवेन्यू, वो कंसिस्टेंटली अब तक ग्रो ही कर रहा है। इससे एक पॉजिटिव परसेप्शन क्या बिल्ड होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की, इनके सर्विसेज की डिमांड है मार्केट में, वो तो बिक ही रहा है। उससे प्रॉफिट ना निकाल पाना ये एक सेकेंडरी मैटर है। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो इस डेटा में आप देखिए, जून 2024 में ओवरऑल लोन बुक का 6.3% शेयर, जिसकी वैल्यू होती है 14,580 करोड़। तो ये अमाउंट इन्होंने एमएफआई अमाउंट के लिए निकाल रखा था, मतलब माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के लिए। मीन्स कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन्होंने, जो कि दिसंबर 2024 में अमाउंट कम होकर के ओवरऑल लोन बुक का 4.8% हो चुकी थी। तो इन शॉर्ट ये वो पेस है, वो स्पीड है जिससे कि ये प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा रहा है। मतलब 14,580 करोड़ की प्रॉब्लम थी, जो कि अब घट करके 11,088 करोड़ हो चुकी है। और FY26 का इनका टारगेट है कि इसे 7,000 करोड़ से और ज़्यादा रिड्यूस किया जाएगा। तो यहीं से क्लैरिफिकेशन भी मिलता है कि इस सेगमेंट में, मतलब एमएफआई सेगमेंट में, बैड लोन्स बढ़ने की वजह से कंपनी को प्रोविजंस करने पड़ रहे हैं। मतलब एक सर्टन अमाउंट ऑफ फंड अलग से मेंटेन करना पड़ रहा है, अलग से लगाना पड़ रहा है, ताकि ये जो लोन्स की जो ये डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, इनकी भरपाई की जा सके। और यही भरपाई कंपनी के प्रॉफिट्स को कम कर रही है, एंड इसीलिए पीएनएल अकाउंट में ये जो कंपनी का नेट प्रॉफिट एकदम से जो डाउन हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। बट जैसा कि हमने देखा कि ओवर द टाइम टोटल लोन बुक में से एमएफआई का पोर्शन कम होता जा रहा है, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट फिर से रिकवर भी होगा। एंड मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये क्लियरली ये मेंशन किया है कि अभी 2-3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर में ये जो प्रॉब्लम है, ये अभी कंटिन्यू रहेगी, पीएनएल में इसका इफेक्ट भी दिखेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो बैंक के साथ जुड़ी हुई है फिलहाल। अब जैसा कि हमने देखा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है बैंक की ओवरऑल पिक्चर के सामने, तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो एक बैंक का सेंटर ऑफ वर्क क्या होता है? पब्लिक से कम रेट में डिपॉजिट्स लेना एंड देन ज़्यादा रेट में एज अ लोन उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, जो मार्जिन बचा वो प्रॉफिट। मोटा मोटा जो स्टोरी है वो ये है। तो जितना ज़्यादा डिपॉजिट्स आएगा, बैंक के लिए ग्रो करना उतना ज़्यादा आसान है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो FY25 में 28% रही है। अब पिछले 5-6 साल का डेटा देखोगे तो ये जो ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ, ये 30% प्लस है। अब सेम पैरामीटर अदर बैंक्स में देखें, जो टॉप बैंक्स है, लाइक जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, तो इसमें जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो एवरेज देखोगे तो आप 14-15% के अराउंड है, मतलब हाईएस्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 6.04% है। कब? Q3 FY25 में। अब सेम क्वार्टर में एक्सिस बैंक में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.93% है, एचडीएफसी बैंक में 3.43%, आईसीआईसी बैंक में 4.25% एंड कोटक महिंद्रा बैंक में
4.93% है। मतलब इस क्राइटेरिया में भी IDFC फर्स्ट बैंक में हाईएस्ट है। कासा रेशियो की बात करें तो Q3 FY25 में IDFC फर्स्ट बैंक का जो कासा रेशियो 47.7% था। अब कंपेयर करते हैं इंडिया की टॉप 4-5 बैंक से। तो एक्सिस बैंक में कासा रेशियो 39% है, कोटक महिंद्रा बैंक में 42%, HDFC बैंक में 34% है। HDFC बैंक थोड़ा एक्सेप्शनल केस है फिलहाल रिसेंटली, मतलब टेम्पररी बेसिस पे, क्योंकि जब से मर्जर हुआ है HDFC बैंक का HDFC लिमिटेड के साथ, तब से इनके जो नंबर्स हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी हैम्पर हुई है, बट टेम्पररी है। अब ICICI बैंक में जो कासा रेशियो वो 39% है, तो इस क्राइटेरिया में भी IDFC फर्स्ट बैंक हाईएस्ट है। अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो IDFC फर्स्ट बैंक का ग्रॉस NPA 1.94% है एंड नेट NPA 0.52%, इंक्लूडिंग MFI पोर्शन। ICICI बैंक में ग्रॉस NPA 1.96% है एंड नेट NPA 0.42% है। HDFC बैंक में 1.42% ग्रॉस NPA एंड नेट NPA 0.46%। कोटक महिंद्रा बैंक में ग्रॉस NPA 1.51% एंड नेट NPA 0.41% है। एक्सिस में ग्रॉस NPA 1.46% एंड नेट NPA 0.35%। तो इससे क्या समझ में आया कि तो IDFC फर्स्ट बैंक में NPA नंबर्स ऑलमोस्ट एवरेज ही हैं एज कम्पेयर टू ये टॉप बैंक, स्लाइटली ज़्यादा है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि बैंक का वो एक प्रोडक्ट जो खराब हुआ है, कौन सा, माइक्रो फाइनेंस। तो हमने एक कंपेरेटिव एनालिसिस किया कि पीयर्स के कंपैरिजन में IDFC फर्स्ट बैंक कहाँ स्टैंड करता है, जिसमें डिपॉजिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कासा रेशियो, इन सभी नंबर्स में IDFC फर्स्ट बैंक किसी से पीछे नहीं है। उल्टा NPO को छोड़ के अगर बाकी पैरामीटर्स में देखें तो आगे ही है। और ये जितने पैरामीटर्स हैं एक बैंक को एनालिसिस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैंक की 50% जो पिक्चर है वो यहीं से क्लियर हो जाती है। इसके अलावा आप देखो तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 90% है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.11% है, लोन ग्रोथ 20% है एंड डिपॉजिट ग्रोथ हमने अभी ऊपर देखा 29%। अब नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ जो है वो 14% है इस बैंक के। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ डेटा है ये सब। अब हर पैरामीटर को आप दूसरी बैंक से आप जब कंपेयर करेंगे तो सब कुछ विद इन आइडल रेंज ही है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर भी। तो ये डेटा इस बैंक की स्ट्रेंथ को शो करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि IDFC फर्स्ट बैंक अपनी फीस एंड जो अदर इनकम है उसके थ्रू 1754 करोड़ कमाता है हर साल एंड एन्युअली ये जो कमाई है वो 20% से इंक्रीज हो रही है। अब कंपनी की कुछ वीकनेसेस भी हैं। तो आपको याद हो तो बैंक के ऊपर एक लीगेसी डेट है, जब बैंक स्टार्ट हुई थी तब से, जो कि बल्क लैंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग की वजह से हुआ था। तो जब बैंक मर्ज हुई थी तब ये जो लीगेसी डेट है ये अप्रोक्स 24,000 करोड़ था। वहां से ये डेट बैंक ने कम करते करते अभी फिलहाल रिसेंटली Q3 में भी इन्होंने 1000 करोड़ कम किया है और अभी जो इसकी वैल्यू है वो 24,000 करोड़ से 6,700 करोड़ है। और अभी भी कुछ दिन में Q4 का रिजल्ट आएगा तब आप देखेंगे कि 1850 करोड़ इन्होंने और कम किया है एंड कंपनी का टारगेट है कि FY26 तक इस डेट को कम्प्लीटली रीपे कर दिया जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ये पे कहाँ से हो रहा है, तो मेनली बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वहाँ से इसे पे किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि डेट खत्म होने के बाद कंपनी वो अमाउंट जो कि इसे रीपे करने में जा रही थी उसे भी लोन पे दे पाएंगे। अगेन ये जो डेट है ये बैंक के लिए बहुत महंगा है, 8.8% पर है, तो ये इंटरेस्ट भी इनका बचेगा। इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा, इनके प्रॉफिट एंड लॉस में। सेकंड वीकनेस क्या है इस बैंक की, तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो इस बैंक का क्या है कि ये एक नया बैंक है, तो कुछ चैलेंजेस इनको रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर बैंक। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनिशियल बेस, एक स्टेबल इंफ्रा, ये सब रेडी करने के लिए लाइक ब्रांचेस, ATMs एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हायरिंग्स, तो ये सब में कंपनी का अच्छा खासा कैपिटल यूज होता है। लास्ट ईयर बैंक ने 2000 करोड़ यूज किया था ये सब के लिए, तो ये भी इनकी एक वीकनेस ही है काइंड ऑफ। बट ईयर बाय ईयर इस वीकनेस की जो इंटेंसिटी है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि ये जो 2000 करोड़ है ये फिलहाल इनके डिपॉजिट्स का 1.3% है। FY21 में यही एक्सपेंस इनके टोटल डिपॉजिट्स का 4.2% हुआ करता था। तो ये वीकनेस जो है वो मिटिगेट होती जा रही है। जैसे जैसे बैंक ग्रो होगा, बड़ा बनेगा, वैसे वैसे ये चैलेंजेस कम होते जाएंगे। एक बहुत बड़ी वीकनेस इस बैंक की है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। IDFC फर्स्ट बैंक की कॉस्ट टू इनकम रेशियो 72.22% है। जब कोई भी एनालिसिस करता है इस बैंक को तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम नजर आता है। मतलब बैंक की हर 100 रुपए की ऑपरेटिंग इनकम में से 72 रुपीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चला जाता है। अब ये ज्यादा है या कम है ये तब पता चलेगा जब हम इसे जो टॉप 4-5 बैंक्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे। तो यही पैरामीटर अगर HDFC बैंक में देखें तो 39.8% है, कोटक में 47% है, ICICI बैंक में 40% एंड एक्सिस बैंक में 48% है। तो आप समझ सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक को 100 रुपये कमाना कितना महंगा पड़ता है। बट अगेन ओवर द टाइम इस एरिया में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉस्ट टू इनकम ऑन द लायबिलिटी साइड, जो कि अर्लियर डेज में 227% थी। अब कॉस्ट टू इनकम ऑन द लायबिलिटी साइड इसका मतलब क्या होता है
कि 100 रुपए की डिपॉजिट कस्टमर्स से लेने में, एक्वायर करने में एंड इसे मैनेज करने में इन्हें 227 रुपए की कॉस्ट लगती थी। फॉर एग्जाम्पल इसमें एडवर्टाइजिंग, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच एंड आपको याद हो तो स्टार्टिंग के दिनों में IDFC फर्स्ट बैंक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा देता था एज कम्पेयर टू अदर बैंक। तो ये सब इस बैंक के लिए एक एडिशनल कॉस्ट थी। लेकिन अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है वो कम होती जा रही है और फिलहाल ये कॉस्ट 178% है। तो ओवर द टाइम काफ़ी इंप्रूवमेंट है। इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस में अभी फिलहाल कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका 100% है। लास्ट क्रेडिट कार्ड बिजनेस में कंपनी का लॉस 300 करोड़ था, जो इस साल घट करके 180 करोड़ हो चुका है। एंड वी वैद्यनाथन का कहना है कि नेक्स्ट ईयर ये सेगमेंट ब्रेक इवन पर आ जाएगा। कंपनी के कॉन कॉल में एक बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस हुआ था, जिसमें कुछ ऐसा था कि स्टार्टिंग में कंपनी का जो धंधा है वो 30% से ग्रो हो रहा था। तो सामने इनका जो टोटल ऑपेक्स है, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये भी 30% से आगे बढ़ रहा था। बट धीरे धीरे जब बैंक की ब्रांचेस प्रॉफिट में आने लगी, बैंक की साइज बढ़ने लगी, पर एम्प्लॉय कस्टमर बेस बढ़ने लगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट होने की वजह से एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा, जिससे कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अब धीरे धीरे कम होने लगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने पहले अभी देखा कि लाइक कॉस्ट टू इनकम रेशियो, लीगेसी डेट, एक्सपेंशन कॉस्ट, ये सब कंपनी का जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड इंफ्रा काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। तो मुझे कहना ये था कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अब 18% पर आ चुकी है एंड नेक्स्ट ईयर ये 13% पर आ जाएगी, ऐसा स्पेशली कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा हुआ। कंपनी अपने ब्रांचेस हर साल 10% से बढ़ा रही है सालाना, एंड कंपनी का बिजनेस अगेन ग्रो हो रहा है 25% से। तो ये पावर है ऑपरेटिंग लेवरेज की, मतलब धंधा 25% से बढ़ रहा है और सामने जो ओपेक्स है वो कम होता जा रहा है, 13 से 15% होने वाला है। इसका जो मैसिव इम्पैक्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी में आगे चल के दिख सकता है। कंपनी का वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस भी 50-60% से ग्रो हो रहा है। इसके अलावा कस्टमर ग्रोथ, क्रेडिट कार्ड ग्रोथ, NRI कस्टमर्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट, AUM, ऐसे टोटल इनके 25 प्रोडक्ट हैं। मेजर प्रॉब्लम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस। तो फाइनली हम वीडियो के क्रक्स पर आ जाते हैं। तो क्रक्स ऑफ द वीडियो ये है कि सबसे पहले तो एक नया बैंक है, तो इस तरह से इसे देखा जाए तो कुछ नंबर्स यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे एज कम्पेयर टू लीगेसी बैंक्स लाइक HDFC, ICICI एंड कोटक। सेकंड थिंग कि कंपनी की जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटी है वो तेजी से ग्रो हो रही है, स्पेशली कॉस्ट कम होती जा रही है एंड इनकम एंड ओवरऑल बिजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एक्चुअली वीडियो का मेन पर्पस ही यही था, हमने पूरे वीडियो में यही देखा। एज पर मैनेजमेंट, माइक्रो फाइनेंस डिलेमा अभी 3-4 क्वार्टर तक अफेक्टेड रहेगा। एक सिंपल सा फंडा है बैंकिंग बिजनेस का कि एक बैंक फॉर एग्जांपल किसी को अगर 1 लाख रुपए लोन देता है तो सामने उसको हार्डली 1000-2000 इंटरेस्ट मिलता है, अगर बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो, जिसके बाद फिर दुनिया भर की कॉस्ट लग जाती है। तो अगर ऐसा एक कस्टमर भी डिफॉल्ट होता है तो सोचो कितने सारे कस्टमर्स जिनको बैंक ने 1 लाख रुपया दिया होगा, उन सबका कंबाइंड इंटरेस्ट जो बैंक को मिलेगा, तब जाके कहीं ना इसकी रिकवरी हो पाएगी। तो इसलिए ये जो MFI वाला मैटर है ये थोड़ा लंबा चलेगा, जिसका इम्पैक्ट अभी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। एंड एक्चुअली ये कंपनी स्पेसिफिक कोई इशू नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री लेवल इशू है। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री इसमें थोड़ा ट्रैप्ड है। रिसेंटली कुछ मैक्रो फेवर्स भी हुए हैं, लाइक जैसे रेपो रेट कम हुआ है तो लोन डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं, एंड सामने कुछ लॉन्ग टर्म फेयर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो डिपॉजिट्स को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जिस तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, ETF, इन सब में हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, तो बैंक्स में डिपॉजिट ग्रोथ कहीं आगे चल के कम ना हो जाए। कुछ इन्वेस्टर्स ने, कुछ न्यूज़ एजेंसी ने इसके बारे में कहा भी है। तो ये थी कंपनी की कोर इनसाइट्स। तो एटलीस्ट जो एक प्रिडिक्शन देता है कि आप नेक्स्ट 3 से 5 सालों में इस बैंक को कहाँ देख पाते हो। तो फाइनली मेरे इस एफर्ट को एक लाइक जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।